हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा में कुल सचिव रजिस्ट्रार की नियुक्ति और शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो ये सेक्शन 15 में मेंशन किया गया है। सेक्शन 15 बोलता है कि कुल सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया और इसके विश्वविद्यालय के संपत्ति रक्षक होने की शक्ति प्रदान करती है। तो धारा 15 इसको एक कस्टोडियन के संपत्ति के कस्टोडियन के रूप में शक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य एमबीबीएस स्तर की शिक्षा के मानक और पाठ्यक्रम निर्धारित करना है। एनएमसी के 4 स्वायत्त बोर्डों में से एक यूजी बोर्ड है जो स्नातक चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किसी लॉ कॉलेज के मान्यता रद्द करने का मुख्य आधार क्या हो सकता है? तो इसका मुख्य आधार है कि जो बुनियादी ढांचे और कानूनी शिक्षा के मानकों का पालन न करना। मतलब जो रूल्स बीसीआई ने जो रूल्स निकाले बेसिक है ना, जो ज़रूरी है बेसिक स्ट्रक्चर और जो लीगल कानूनी शिक्षा के लिए जो स्टैंडर्ड बोला है कि ये पालन करना होना चाहिए और उनका पालन नहीं किया गया, तो यहाँ पर उनके मान्यता को कॉलेज को रद्द कर दिया जाएगा। बीसीआई रूल्स के अनुसार कानूनी शिक्षा के मानकों जैसे मूट कोर्ट लाइब्रेरी का अभाव मान्यता रद्द करने का कारण बनता है। नेक्स्ट है, AISHE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में सर्वाधिक छात्र नामांकन वाला राज्य कौन सा है? 2021-22 का है ये, तो उत्तर प्रदेश है। AISHE के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यूपी उच्च शिक्षा मानकों नामांकन में शीर्ष पर है। तो इसका फुल फॉर्म जो होगा AISH का ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। और इसका मेन उद्देश्य है कि एक मजबूत डेटाबेस का निर्माण करना है और देश में उच्च शिक्षा की सही तस्वीर का आकलन करना है ना। तो इसमें विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्वतंत्र इंस्टीट्यूशन जो है ना, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, ये सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की एकलव्य योजना किससे संबंधित है? तो ये जो एकलव्य योजना है मेधावी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता के लिए ये बनाई गई है। यह योजना जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करती है। नेक की नई बाइनरी मान्यता प्रणाली का अर्थ क्या है? तो केवल मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त नहीं का दर्जा देना है ना। तो ये दर्जा देता है बाइनरी एक्रीडिएशन जो है कि एक्रीडिएटेड है या फिर नॉट एक्रीडिएटेड है, मान्यता दी गई है या फिर मान्यता नहीं दी गई है। हाल ही में नेक ने जटिल ग्रेडिंग के बजाय सरल बाइनरी हाँ या नहीं सिस्टम अपनाने की घोषणा की है। यहाँ नेक का जो फुल फॉर्म है वो होगा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स करने के बाद पेशेवर को कहाँ पंजीकृत होना पड़ता है? मतलब ये RCI ने जो कोर्स दिया है वो उसको अगर किसी ने किया है ना, तो वहाँ पे जो प्रोफेशनल बनेगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो वो रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना होगा? सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर में कराना होगा, CRR में। RCI उन सभी पेशेवरों का रिकॉर्ड रखता है जो दिव्यांगों की शिक्षा में शामिल है। उच्च शिक्षा में UGC केयर सूची का संबंध किससे है? तो एक गुणवत्तापूर्ण शोध पत्रिकाओं की सूची से है। UGC केयर सूची अकादमिक सत्यनिष्ठा उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों को
बढ़ावा देती है। COL कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के वर्तमान अध्यक्ष है, ये 2024 तक कौन रहा था? डॉक्टर आशा कंवर रहे। लेकिन अभी अगर 2026 के अकॉर्डिंग देखें तो 26 में ये हो जाएंगे प्रोफेसर पीटर स्कॉट, जो है वो इसके प्रेसिडेंट एंड CEO है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2026 के पीटर स्कॉट हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 2011 में की गई। नेक्स्ट है, PM ऊषा के तहत मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनने के लिए एक विश्वविद्यालय को कितनी अनुदान राशि मिल सकती है? तो ये 100 करोड़ रुपए तक मिल सकती है। तो PM ऊषा गाइडलाइंस के तहत चयनित विश्वविद्यालयों को इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च के लिए भारी अनुदान मिलता है। AICTE के प्रगति छात्रवृत्ति योजना का लाभ किसे मिलता है? तो इसका जो लाभ मिलता है तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को। ये शिक्षा मतलब ना लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना है। नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल कमीशन के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो ये 70 वर्ष है। NMC एक्ट के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। विश्व बैंक उच्च शिक्षा में किस प्रक्रिया पर सबसे अधिक जोर देता है? जो वर्ल्ड बैंक है वो किस प्रक्रिया में ज़्यादा जोर देता है? तो इक्विटी, समानता और गवर्नेंस, शासन में सुधार पर फोकस करता है। विश्व बैंक परियोजनाओं का उद्देश्य शासन प्रणाली को पारदर्शी और समावेशी बनाना है। आयुष मंत्रालय के तहत नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कब स्थापित हुआ? तो ये 2020 में स्थापित हुआ। से पुरानी भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद का स्थान लिया है। मध्य प्रदेश में कुलपति वाइस चांसलर का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष तक होता है? तो ये 4 वर्ष तक होता है। MP यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार कुलपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। DST का सत्यम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये योग और ध्यान से संबंधित है। योग और ध्यान के वैज्ञानिक प्रभाव का अनुसंधान करना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन सत्यम स्वास्थ्य सुधार हेतु एक शोध पहल है। यूनेस्को के अनुसार एस का अर्थ साइंटिफिक से संगठन के नाम में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये 1945 में जोड़ा गया था। स्थापना के समय ही विज्ञान को इसके चार्टर में शामिल किया गया था। NIRF रैंकिंग में आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी OI पैरामीटर के तहत क्या जांचा जाता है? अन्य राज्यों और महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत। तो इसमें क्षेत्रीय विविधता और जेंडर अनुपात को देखा जाता है। RUSA का वित्त पोषण PFMS के माध्यम से किया जाता है। PFMS का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी इज राइट। मध्य प्रदेश में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस योजना के तहत कृषि छात्रों को छात्रवृत्ति देती है? तो ये नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप के तहत कृषि छात्रों को छात्रवृत्ति देती है। ICAR NTS कृषि विषयों में स्नातक छात्रों को अखिल भारतीय स्तर पर दी जाती है। नेक्स्ट है, NCTE द्वारा संचालित ITEP कार्यक्रम क्या है?
ये 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। एनईपी 2020 के तहत अब शिक्षक बनने के लिए 4 साल का ITEP अनिवार्य किया गया है। डीबीटी जैव प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में। डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव किस केंद्रीय बजट में किया गया था? 22-23 में किया था। दो 2022-23 में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए भारत में केंद्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की योजना है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 4 को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ये 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।